चलिए फिर जो आज जो हम आपके साथ बात करने जा रहे हैं वो है हमारे पास यूपीएससी के इकोनॉमिक्स जीएस पेपर। आप थर्ड में इसको पढ़ोगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे जो हमारा जो लेक्चर नंबर फर्स्ट है, यहाँ पर हमको बात करनी है आज कैपिटल मार्केट के बारे में। एक बार आप देख लो कि हमें इस सीरीज़ में आगे और क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। हम फाइनेंशियल मार्केट को समझेंगे। फाइनेंशियल मार्केट में हम समझेंगे मनी मार्केट, हम समझेंगे कैपिटल मार्केट के बारे में, हम समझेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट के बारे में, हम डेट मार्केट के बारे में बात करेंगे, इक्विटी मार्केट के बारे में बात करेंगे, डेरिवेटिव्स के बारे में बात करेंगे। डेट मार्केट में हम बात करेंगे बॉन्ड्स के बारे में, डिबेंचर्स के बारे में। डिबेंचर्स में हम समझेंगे कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। इक्विटी मार्केट में हम समझेंगे इन्वेस्टर्स, एंकर इन्वेस्टर्स, आईपीओ एफपीओ के बारे में बात करेंगे, प्राइवेट प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे। स्टॉक मार्केट को हम समझेंगे, हम बीएससी के बारे में बात करेंगे, एनएससी के बारे में बात करेंगे, ओटीसी के बारे में बात करेंगे, एसएमआई के बारे में बात करेंगे, ग्रीन शू के बारे में बात करेंगे। फिर हम डेरिवेटिव्स में जाएंगे तो डेरिवेटिव्स में हम बात करेंगे, हम समझेंगे फ्यूचर्स क्या हैं, हम समझेंगे फॉरवर्ड्स क्या हैं, ऑप्शंस क्या हैं, और ऑप्शंस में हम समझेंगे कॉल ऑप्शन क्या है, पुट ऑप्शन क्या है। तो आने वाली लेक्चर्स में हम इन सबको धीरे धीरे कवर करते हुए चलते रहेंगे। तो आज का जो हमें जो बात करनी है वो हमको समझना है किसके बारे में, कैपिटल मार्केट के बारे में, ठीक है। आपको यहाँ पे दिख रहा है भैया फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट के दो पार्ट है, एक है कैपिटल मार्केट, दूसरा क्या है, मनी मार्केट। आज की जो चर्चा का विषय है वो क्या है, कैपिटल मार्केट। तो आपको पूरा फोकस करना है कैपिटल मार्केट में। तो नोट्स में देखिए क्या लिखा हुआ है। बोला गया है कि फाइनेंशियल मार्केट को देखो क्या बोला फाइनेंशियल मार्केट इज एन अरेंजमेंट वियर बाय फाइनेंशियल असेट्स लाइक शेयर्स, बॉन्ड्स एटसेट्रा आर ब्रॉट एंड सोल्ड। तो ध्यान से इस चीज़ को समझना, हम किसको समझ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, फाइनेंशियल मार्केट के बारे में। और कहा गया कि भैया फाइनेंशियल मार्केट इज एन अरेंजमेंट, किस चीज़ का अरेंजमेंट है, जहाँ पर आप क्या करोगे, फाइनेंशियल असेट्स को खरीदोगे और क्या करोगे, बेचोगे, ठीक है, ब्रॉट एंड सोल्ड। और हमारे पास फाइनेंशियल असेट्स क्या है, पूछा जा सकता है भैया फाइनेंशियल असेट्स क्या है, तो हम बोलेंगे शेयर्स, बॉन्ड्स एटसेट्रा, ठीक है। आने वाले अभी हम धीरे धीरे करके चीज़ों को समझेंगे कि शेयर्स क्या हैं, बॉन्ड्स क्या हैं। अभी फ़िलहाल हमको इतने में ध्यान देना है कि फाइनेंशियल मार्केट क्या है। तो फाइनेंशियल मार्केट इज़ एन अरेंजमेंट वियर बाय फाइनेंशियल असेट्स लाइक शेयर्स एंड बॉन्ड्स आर ब्रॉट एंड सोल्ड, ठीक है। फिर हम फाइनेंशियल मार्केट के बारे में बात करते हैं तो क्या लिखा हुआ, दिस मार्केट कंप्राइजेज ऑफ टू सेगमेंट। यहाँ पे दो सेगमेंट है, एक आपके पास मनी मार्केट है, दूसरा आपके पास कैपिटल मार्केट है। आपको यहाँ पे ध्यान देना है किसमें, आप हम क्या समझ रहे हैं, फाइनेंशियल मार्केट। आपको पता लग गया कि भैया हमारे यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट इज़ एन अरेंजमेंट वियर द, जहाँ पर आप क्या करोगे, फाइनेंशियल असेट जैसे कि शेयर्स और बॉन्ड्स को हम क्या करेंगे, ब्रॉट एंड सोल्ड। और उसके बाद हमने बात करी जो हमारे पास जो फाइनेंशियल मार्केट है, द मार्केट कंप्राइजेज ऑफ टू सेगमेंट, एक आपके पास क्या है, मनी मार्केट, दूसरा आपके पास क्या है, कैपिटल मार्केट। तो देखिए मनी मार्केट पे ध्यान देना, तो क्या लिखा हुआ है कि वियर बाय द फंड्स आर अरेंज फॉर शॉर्ट टर्म मैक्सिमम अप टू 1 ईयर। ध्यान देने वाली बात है कि जब आप मनी मार्केट को समझोगे तो आप समझना कि हम क्या कर रहे हैं, अरेंजमेंट ऑफ फंड्स हो रहा है, फंड्स का हम अरेंजमेंट करना चाह रहे हैं, ठीक है। लेकिन क्या है, शॉर्ट टर्म के लिए, किसके लिए, शॉर्ट टर्म के लिए। पूछा जाए भैया शॉर्ट टर्म कितना होता है, तो हम मानेंगे मैक्सिमम अप टू 1 ईयर, ठीक है। ये हमने किस पे बात करी, हमने बात करी किस पे, मनी मार्केट में, ठीक है। तो मनी मार्केट में क्या है कि वियर बाय द फंड्स आर अरेंज फॉर शॉर्ट टर्म, और शॉर्ट टर्म कितना भैया, मैक्सिमम 1 ईयर। दूसरी ओर आपके पास क्या है, कैपिटल मार्केट है। तो कैपिटल मार्केट को समझना कि वियर बाय फंड्स आर अरेंज फॉर मोर देन 1 ईयर। तो अब इसको ध्यान से अब आप यहाँ पे समझ सकते हो। ये फाइनेंशियल मार्केट में आपको समझ में आ गया कि अगर आप फंड्स का अरेंजमेंट मोर देन 1 ईयर के लिए करोगे तो हम बात कहाँ पर करेंगे, कैपिटल मार्केट में, और लेस देन 1 ईयर पे करोगे तो हम बात कहाँ पर करेंगे, मनी मार्केट में, ठीक है। आज जो हमको समझना है वो बात करनी है हमको कैपिटल मार्केट के बारे में। इसका मतलब हमारी सारी चर्चाएं कहाँ पर होने वाली हैं, कैपिटल मार्केट में। उसके बाद हम बाद में जाके देखेंगे मनी मार्केट को। अब यहाँ पर देखो किस तरीके से है, हाउ अ कंपनी रेज फंड्स फॉर मोर देन 1 ईयर। तो जैसे ही आपने यहाँ पे देखा मोर देन 1 ईयर, तो आपको ये वाली बात पता चल गई कि भैया किसके बारे में बात हो रही है, बात हो रही है कैपिटल मार्केट के बारे में। जैसे ही आपने यहाँ पे देखा मोर देन 1 ईयर, आपको इतना पता चल गया किसके बारे में बात हो रही है, कैपिटल मार्केट के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे क्या है कि अगर मुझको फंड को रेज करना है तो मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं, पार्टनरशिप, ओनरशिप, कंपनी के तौर पे अगर जब मैं पैसा रेज करना चाहता हूँ तो आपने सुना होगा शेयर्स,
इक्विटी शेयर्स को हम समझेंगे, वहाँ से हम पैसे का अरेंजमेंट कर सकते हैं, हम प्रेफरेंस शेयर्स के द्वारा पैसे का अरेंजमेंट कर सकते हैं। आपने बॉन्ड सुना होगा, बॉन्ड्स के द्वारा पैसे का अरेंजमेंट किया जा सकता है, डिबेंचर्स के द्वारा पैसे का अरेंजमेंट किया जा सकता है। अब हम इन सबको धीरे धीरे कर एक एक करके समझते हुए चलते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नोट्स में क्या लिखा हुआ है कि अ कंपनी कैन अरेंज कैश इन 2 वेज। कितने तरीके हैं भैया? कंपनी को अगर कैश अरेंज करना है तो उसके पास 2 तरीके हैं। 2 तरीके कौन कौन से? एक तरीका तो उसके पास लोन का है, दूसरा तरीका उसके पास है पार्टनरशिप या को ओनरशिप का। हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और वो भी हम यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं एज अ जनरल स्टडीज़ के तौर पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ कि अगर कंपनी को क्या करना है, कैश रेज करना है, तो उसके पास कितने तरीके हैं भैया? उसके पास हैं आपके पास 2 तरीके। कितने तरीके हैं? 2 तरीके। अगर उसको कैश रेज करना है तो कंपनी के पास कितने तरीके हैं? आप बोलोगे भैया कंपनी के पास है 2 तरीके, 2 वेज। मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो 2 वेज याद रखो। कौन कौन सा? कोई आपसे पूछे भैया 2 वेज कौन सा है, तो हम बोलेंगे कंपनी या तो लोन के द्वारा पैसा रेज कर सकती है या फिर पार्टनरशिप और को ओनरशिप के द्वारा पैसा रेज किया जा सकता है। तो समझते हैं कि लोन में क्या है। तो लिखा हुआ इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डेट। देखो लोन्स का एक और नाम क्या है? डेट। ध्यान देना, यहाँ पर लोन्स का एक और नाम क्या है भैया? डेट है। व्हेन अ कंपनीज टेक अ लोन दे हैव टू रिटर्न इट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। ध्यान से समझना, कंपनी ने क्या करा, कंपनी को क्या चाहिए? पैसा चाहिए, कैश चाहिए। उसका एक तरीका क्या है? लोन है। तो जब लोन को हमने एक और नाम से जाना, डेट के नाम से, डेट के नाम से। तो अगर कंपनी को लोन के तौर पर पैसा मिल रहा है तो कंपनी जब उसे वापस करेगी, जब कंपनी उसको वापस करेगी, क्योंकि कंपनी को वापस करना ही है। अगर कंपनी ने आज लोन के तौर पर पैसा लिया तो जब कंपनी उसको रिटर्न करेगी तो किसके साथ करेगी? ब्याज के साथ वापस करेगी। यहाँ पर ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को समझो। रिटर्न इट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। यहाँ पे आप समझ लेना कि जब कंपनी ने लोन के तौर पर पैसा रेज करा है तो उसको जब वापस करेगी तो किसके साथ करेगी? वापस इंटरेस्ट के साथ। किसके साथ? इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। तो कंपनी हमारे पास रेज कर सकती है कैश। कितने तरीके हैं? 2 तरीके। एक तरीका कौन सा है? लोन का, जिसमें हमने बात करी, और दूसरा तरीका है पार्टनरशिप और को ओनरशिप का। इसको समझते हैं, ये क्या है? अंडर दिस मेथड द कंपनी अरेंज कैश बाय मेकिंग न्यू पार्टनर्स। देखो पहले वाले केस में क्या था? कंपनी डेट ले रही थी, लोन ले रही थी और कहा कि भैया हम वापस करेंगे, किसके साथ? ब्याज के साथ। लेकिन जब हम पार्टनरशिप या को ओनरशिप के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर भी कंपनी को कैश मिल रहा है, लेकिन नए पार्टनर्स बना रही है कंपनी। मतलब कंपनी क्या कर रही है? अपनी हिस्सेदारी को बेच रही है। पहले वाले केस में किसी भी तरीके की हिस्सेदारी बेची नहीं जा रही है, लेकिन दूसरे वाले केस में जब हम नए पार्टनर बनाएंगे तो इसका मतलब कंपनी अपनी क्या कर रही है? हिस्सेदारी को बेच रही है और उसके बदले पर उसको क्या मिल रहा है? कैश मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से आपको ये 2 डिफरेंस यहाँ पे समझ में आए। लोन्स का भी समझ में आया और पार्टनरशिप और को ओनरशिप का भी समझ में आया कि कंपनी 2 तरीके से हमारे पास पैसा रेज कर सकती है, ठीक है। अब हम समझते हैं कि जब हमारे यहाँ पे हम नए पार्टनर्स बनाते हैं तो हम किस तरीके से हम नए पार्टनर्स बनाते हैं, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ, इकोनॉमिक्स को देख रहे हैं एकदम जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं क्या बात कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे कंपनी क्या कर रही है? न्यू पार्टनर्स बना रही है। तो या तो वो कंपनी जब अपनी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स इशू करेगी और या फिर प्रेफरेंस शेयर्स इशू करेगी। ध्यान देने वाली बात है कि कंपनी क्या कर रही है? अपनी हिस्सेदारी को बेच रही है, ठीक है। तो आपको देखो इस वाले चार्ट पे आप ध्यान दोगे तो सपोज करो ये आपके पास कंपनी है, एक तरफ मैं अभी इस चीज़ को समझाऊंगा आपको, इक्विटी शेयर्स को। उसके बाद मैं आपके साथ बात करूंगा किस में? इन प्रेफरेंस शेयर्स में, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखोगे तो सपोज करते हैं कंपनी है और यहाँ पर क्या करा, कंपनी ने क्या करा है कि यहाँ पर ये मान लो कि 70 लाख रुपए ओनर्स ने पहले से लगा रखे थे कंपनी को, और ज़रूरत पड़ी तो कंपनी ने क्या करा? 3 लाख रुपए और लिए। किनसे लिए? इक्विटी शेयर से लिए। इनको अभी हम समझेंगे। और सेम इसी तरीके से 3 लाख रुपए किससे लिए? प्रेफरेंस शेयर्स से लिए, ठीक है। तो आज हमको क्या समझना है? इक्विटी शेयर्स क्या है, प्रेफरेंस शेयर्स क्या है, इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स के बीच में डिफरेंस किस तरीके का है। चलिए तो हम यहाँ पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इक्विटी शेयर्स प्रोवाइड, इक्विटी शेयर्स में देखते हैं प्रोवाइड डिविडेंड्स एंड अनकंडीशनल वोटिंग राइट। आपको यहाँ पे 2 चीज़ों में ध्यान देना है, ध्यान से समझना। इक्विटी शेयर्स में आपको 2 चीज़ों में ध्यान देना है। एक तो इक्विटी शेयर्स होल्डर्स को क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा। पूछा जा सकता है कि भैया ये डिविडेंड क्या है, पूछा जा सकता है डिविडेंड क्या है, तो बोलेंगे भैया हम डिविडेंड होता है पार्ट ऑफ द प्रॉफिट। पार्ट ऑफ द प्रॉफिट का मतलब क्या है कि जब कंपनी आपके पास बिजनेस से, कंपनी क्या करेगी? बिजनेस करेगी और बिजनेस करने के बाद जब वो पैसा वापस करेगी किसको? इक्विटी शेयर होल्डर को,
इक्विटी शेयर होल्डर को जो पैसा वापस करेगी, किसके साथ? प्रॉफिट के साथ। तो ये जो पार्ट ऑफ अ प्रॉफिट है क्या कहा गया? डिविडेंड कहा गया। ठीक है, तो इक्विटी शेयर होल्डर को पहली चीज़ क्या मिलती है भैया? डिविडेंड्स मिलता है, और दूसरा मिलता है अनकंडीशनल वोटिंग राइट। ध्यान से इस चीज़ को समझना, पहला क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा, दूसरा क्या मिलेगा? अनकंडीशनल वोटिंग राइट मिलेगा। ध्यान से वर्ड में देखना, अनकंडीशनल वोटिंग राइट, कंडीशनल नहीं है, अनकंडीशनल वोटिंग राइट है। किसके पास? इक्विटी शेयर होल्डर के पास। ठीक है, तो एक आपको डिविडेंड समझ में आ गया, पार्ट ऑफ अ प्रॉफिट से मैंने समझाया, दूसरा क्या समझाया? अनकंडीशनल वोटिंग राइट। इक्विटी शेयर होल्डर्स आर कॉल्ड एज द रियल ओनर। इक्विटी शेयर होल्डर का एक को नाम याद रखो कि भैया वो ही हमारे पास कंपनी के रियल ओनर है। पूछा जा सकता है आपको क्वेश्चन में कि कंपनी के रियल ओनर कौन है, तो आप आंसर दोगे इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के क्या है? रियल ओनर्स हैं। ठीक है, इक्विटी शेयर्स आर ऑल्सो कॉल्ड ऑर्डिनरी शेयर्स। ठीक है, इक्विटी शेयर्स का एक और नाम याद रखो, क्या है? ऑर्डिनरी शेयर्स। ये भी आपको पता होना चाहिए, पूछा जा सकता है कि भैया ऑर्डिनरी शेयर्स किसको कहते हैं, तो हम बोलेंगे ऑर्डिनरी शेयर्स कहते हैं इक्विटी शेयर्स को। ठीक है, इक्विटी शेयर्स को क्या क्या मिलता है, तो भैया डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड क्या है? पार्ट ऑफ अ प्रॉफिट है। और दूसरा क्या मिलता है? अनकंडीशनल वोटिंग राइट। ठीक है, मतलब कंपनी का किसी भी तरीके की कोई भी बात होगी तो वहाँ पर ये वोट कर सकते हैं, क्योंकि इक्विटी शेयर्स के पास क्या? अनकंडीशनल वोटिंग राइट है। ठीक है, तो दो चीज़ों का ध्यान रखो, एक तो क्या मिलेगा? डिविडेंड, और दूसरा क्या मिलेगा? अनकंडीशनल वोटिंग राइट। ठीक है, इन्होंने क्या कर रखा है? कंपनी पे अपना पैसा लगाया। आगे बढ़ते हैं। The part of the profit given to the shareholder of the company is called a dividends। इसमें हमने बात कर ली है कि भैया जो पार्ट ऑफ अ प्रॉफिट जो किसको दिया जाता है? शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। किसके शेयर होल्डर? जो कंपनी के शेयर होल्डर है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं डिविडेंड्स। ठीक है, ये हमने किसके बारे में बात करी? इक्विटी शेयर्स के बारे में बात करी। नेक्स्ट है हमारे पास प्रीफरेंस शेयर्स। ध्यान से इस चीज़ को समझना, प्रीफरेंस शेयर्स। ठीक है, प्रीफरेंस शेयर्स को भी डिविडेंड मिलता है। जैसे आपके पास इक्विटी शेयर्स को डिविडेंड मिल रहा था, सेम उसी तरीके से आपके पास प्रीफरेंस शेयर्स होल्डर्स को भी क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है। और डिविडेंड अभी आपने समझ लिया, द पार्ट ऑफ अ प्रॉफिट गिवन टू द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड एज डिविडेंड। ठीक है, लेकिन एंड कंडीशनल वोटिंग राइट, ध्यान से इस चीज़ को समझो कि जब आप यहाँ पे समझ रहे थे इक्विटी शेयर होल्डर को, तो उनको क्या मिल रहा था? अनकंडीशनल वोटिंग राइट। लेकिन जो हमारे पास जो प्रीफरेंस शेयर्स है उनको क्या मिलेगा? उनको मिलेगा भैया कंडीशनल वोटिंग राइट। ठीक है, डिविडेंड के साथ क्या मिलने वाला है? कंडीशनल वोटिंग राइट मिलेगा। मतलब कि ये हर तरीके के मैटर पर वोट नहीं करेंगे, सिर्फ उसी मैटर पर वोट करेंगे जहां पर इनके पैसों की बात आएगी। सपोज करते हैं कि हमने कहा प्रीफरेंस शेयर्स होल्डर्स ने कंपनी पे 3 लाख रुपए दिए, सिर्फ ये कुछ इंपॉर्टेंट जगह पर ही क्या करेंगे? इंपॉर्टेंट डिसीजन पर ही क्या करेंगे? अपनी वोटिंग करेंगे, हर जगह पर ये वोटिंग नहीं करेंगे। ठीक है, हर मैटर पर वोटिंग कौन करने वाला है? इक्विटी शेयर होल्डर हर जगह पर वोटिंग करने वाला है, इसलिए इनके पास क्या? अनकंडीशनल वोटिंग राइट। और प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स के पास क्या है भैया? कंडीशनल वोटिंग राइट। तो ये डिफरेंस आप इनका समझ लेना। ठीक है, डिविडेंड तो देखो दोनों को मिल रहा है, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास क्या है? अनकंडीशनल वोटिंग राइट, और प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स के पास क्या है? कंडीशनल वोटिंग राइट। ठीक है, फिर क्या लिखा हुआ? कंडीशनल वोटिंग राइट मीन दैट द शेयर होल्डर विल वोट ओनली इन सम इम्पॉर्टेंट डिसीजन। हर डिसीजन पे वोट नहीं करेंगे भाई, प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स हर डिसीजन पे वोट नहीं करेंगे, सिर्फ कुछ ही इंपॉर्टेंट डिसीजन पे करेंगे ऑफ द कंपनी विच डायरेक्टली इफेक्ट दैम। ठीक है, ठीक है, जिनका इफेक्ट डायरेक्टली किसको होगा? प्रीफरेंस शेयर्स को होगा। सिर्फ वो कहाँ पर वोट करेंगे? उन्हीं डिसीजन पर वोट करेंगे, और कंपनी के बाकी किसी भी डिसीजन पर वोट नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझना कि एक पूछा जा सकता है इक्विटी शेयर्स होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है? आंसर है हाँ। प्रीफरेंस शेयर्स होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है? आंसर है हाँ। प्रीफरेंस शेयर्स होल्डर्स के पास कंडीशनल वोटिंग राइट है? आंसर है हाँ। इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास अनकंडीशनल वोटिंग राइट है? आंसर है हाँ। ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को आप रियल ओनर के नाम से भी जानते हो, और इक्विटी शेयर्स को और किस नाम से जानते हैं? ऑर्डिनरी शेयर्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे प्रीफरेंस शेयर्स भी समझ लिया। प्रीफरेंस शेयर्स होल्डर गेट्स प्रायोरिटी ओवर इक्विटी शेयर होल्डर। इंपॉर्टेंट है भैया, इस चीज़ को यहाँ पे आप मार्क कर लो, ये आपके पास इंपॉर्टेंट है, ये आपके पास इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ पे यहाँ पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, कैसे करके? यहाँ पे ध्यान दो। तो क्या लिखा हुआ है? प्रीफरेंस शेयर्स होल्डर्स गेट प्रायोरिटी। प्रीफरेंस शेयर्स होल्डर्स को क्या मिलने वाली है भैया? प्रायोरिटी मिलने वाली है। किस चीज़ में प्रायोरिटी मिलेगी? प्रायोरिटी ओवर इक्विटी शेयर होल्डर। मतलब एक तरफ आपके पास इक्विटी शेयर होल्डर है, दूसरी तरफ आपके पास कौन है? प्रीफरेंस शेयर्स होल्डर्स। तो इनको प्रायोरिटी किस चीज़ की है वो हम देखते हैं। सबसे पहली प्रायोरिटी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन की है। अगर जब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम आएगा तो पहले डिविडेंड किसको दिया जाएगा? प्रीफरेंस शेयर्स होल्डर्स को, याद रखना।
पहला डिविडेंड किसको दिया जाएगा? अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम बात करेंगे तो पहला डिविडेंड दिया जाएगा किसको? प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स को, ठीक है। और उसके बाद डिविडेंड किसको दिया जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर को। इस चीज़ को आप समझना। और दूसरा क्या है, अगर हमारे यहाँ पे क्या है कि अगर कंपनी को भैया बेचने का टाइम आ गया, लिक्विडेशन का टाइम आ गया, ध्यान से इस चीज़ को समझो। अगर कंपनी को बेचने का टाइम आ गया, उसके लिए वर्ड हम क्या यूज़ करते हैं? लिक्विडेटेड। तो पहले कैपिटल में क्लेम कौन करेगा? प्रीफरेंस शेयर्स होल्डर्स क्लेम करेंगे। इसका मतलब पहला पैसा वापस किसका होगा? प्रीफरेंस शेयर्स होल्डर्स का। उसके बाद अगर बचा तो इक्विटी शेयर्स होल्डर्स का होगा, ठीक है। तो ये आप दो चीज़ें समझ लेना कि प्रीफरेंस शेयर्स होल्डर्स को किस चीज़ में प्रायोरिटी है। तो भैया प्रायोरिटी है, प्रीफरेंस शेयर्स होल्डर्स गेट प्रायोरिटी ओवर इक्विटी शेयर होल्डर इन केस ऑफ अ डिविडेंड। ये आप समझ गए, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन में समझ गए। और क्लेम ओवर कैपिटल में आप समझ गए कि अगर कंपनी को बेचने की बात आई, इफ द कंपनी सोल्ड लिक्विडेटेड, तो पहला पैसा वापस किसका होगा? प्रीफरेंस शेयर्स होल्डर्स का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक ये दो चीज़ें तो समझ में, इक्विटी शेयर्स होल्डर्स मेरे हिसाब से आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। प्रीफरेंस शेयर्स के बारे में बात समझ में आई होगी, डिविडेंड्स भी समझे होंगे, एक कंडीशनल वोटिंग राइट और अनकंडीशनल वोटिंग राइट भी थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। अच्छा, व्हेन अ कंपनी इज लुकिंग फॉर रिसोर्सेज दे कीप सेवरल फैक्टर्स इन माइंड लाइक फ्यूचर एक्सपेंशन। कंपनी क्या करना चाह रही है भैया? रिसोर्सेज ढूंढ रही है, तो उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें रहेंगी, जैसे वो अपना फ्यूचर का एक्सपेंशन देखेंगी, रेवेन्यू जनरेशन के बारे में सोचेंगी, रिस्क डाइवर्सिफिकेशन के बारे में सोचेंगी, ठीक है। इन सब के बेस्ड में क्या करेंगी? बेस्ड ऑन दीज फैक्टर्स दे डिसाइड द मेथड टू रेज द रिसोर्सेज फॉर द कंपनी। उसके बाद वो देखेंगे कि भैया कंपनी किस तरीके से पैसा क्या कर सकती है? रेज कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास हम पहुंचते हैं किसमें? बॉन्ड्स में। किसमें पहुंचते हैं? बॉन्ड्स में। अभी देखो यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में आपको ये वाली बात बताई थी ना कि कंपनी कैन रेज टू वेज। तो भैया हमने पार्टनरशिप ओनरशिप को तो हमने समझ लिया, इक्विटी शेयर होल्डर हमने समझ लिया, प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स हमने समझ लिया, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। अब हम आगे समझ रहे लोन्स के तौर पर। तो जब आप ये लोन्स को समझोगे तो यहाँ पर हम दो चीज़ों में बात करेंगे, एक हम बात समझेंगे बॉन्ड्स और हम समझेंगे डिबेंचर्स, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहा है? इट इज ऑल्सो कॉल्ड डेट। व्हेन अ कंपनी टेक्स लोन दे हैव टू रिटर्न इट अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। तो चलिए, इसमें सबसे पहली चीज़ क्या आ रही है? बॉन्ड्स आ रही है। सबसे पहली चीज़ क्या आ रही है? बॉन्ड्स आ रही है। प्रोवाइड्स रिटर्न एंड दे आर बैक्ड बाय द असेट्स और प्रॉपर्टी। ध्यान से समझना, कंपनी को पैसा मिल रहा है, किस तरीके से पैसा मिल रहा है? बॉन्ड इशू करके कंपनी को पैसा मिल रहा है, कंपनी वापस करेगी, रिटर्न तो करेगी। और कंपनी क्या कहती है कि भैया जितना पैसा हम ले रहे हैं, आपको दिक्कत लेने की कोई बात नहीं है। बॉन्ड्स का जो बैकअप है, बॉन्ड्स के पीछे जो बैकअप है वो कंपनी के असेट्स का है और कंपनी की प्रॉपर्टीज़ का बैकअप है। ध्यान से इस चीज़ को समझना, बॉन्ड्स के पीछे जो बैकअप है वो किस चीज़ का है? कंपनी की असेट्स का है और कंपनी की क्या है? प्रॉपर्टीज़ का बैकअप है, ठीक है। Bonds provides return and they are backed by assets or properties of the company. Bonds have a face value which is fixed in nature. ठीक है। अब यहाँ पे कौन कौन सी बात समझ में आई? एक बात तो आपको ये समझ में आई कि भैया बॉन्ड्स के पीछे जो बैकअप है वो कंपनी के असेट्स और प्रॉपर्टीज़ का है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा एक वर्ड आ रहा है यहाँ पर फेस वैल्यू। क्या वर्ड आ रहा है? फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू आप इस तरीके से समझ सकते हो कि मैंने कहा सपोज करते हैं एक बॉन्ड की कीमत सपोज करो 100 रुपये। कितनी है? 100 रुपये। तो 100 रुपये इसकी फेस वैल्यू कहलाएगी, ठीक है। और वो क्या होती है? फिक्स्ड होती है। तो इतना पढ़ने के बाद कौन कौन सी बातें समझ में आ रही हैं? एक तो बात समझ में आई कि भैया बॉन्ड्स में बैकअप किसका है? असेट्स और प्रॉपर्टी का। बॉन्ड्स की क्या होती है भैया? फेस वैल्यू होती है। और फेस वैल्यू क्या होती है? फिक्स्ड होती है। नेक्स्ट है हमारे पास भैया हम बात करने जा रहे हैं डिबेंचर्स। डिबेंचर्स की भी अपनी एक फेस वैल्यू होती है। डिबेंचर्स ऑल्सो हैव अ फेस वैल्यू एंड दे प्रोवाइड, डिबेंचर्स पर भी रिटर्न मिलता है। मतलब ये सपोज करो आपके पास एक कंपनी है, तो कंपनी क्या कर रही है? पैसा रेस्ट कर रही है। तो आपको कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है, ठीक है। तो डिबेंचर्स की भी क्या है? फेस वैल्यू है। दे प्रोवाइड रिटर्न्स एंड डिबेंचर्स ऑल्सो हैव अ टाइम पीरियड अटैच टू दैम। ध्यान से इस चीज़ को समझो। कंपनी आज क्या कर रही है? मार्केट से पैसा उठा रही है, मतलब कंपनी क्या कर रही है? मार्केट से पैसा रेस्ट कर रही है। तो डिबेंचर्स बताएगी कि हम कितने रुपए के डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं। सपोज करते हैं कंपनी ने कहा हमारे पास एक डिबेंचर्स की कीमत सपोज करो 1000 रुपये। तो इसका मतलब ये इसकी फेस वैल्यू हो गई। साथ में कंपनी रिटर्न्स भी बता देगी कि वो कितने रिटर्न के साथ पैसा वापस करेगी और कितने टाइम पीरियड बाद करेगी, ठीक है। तो क्या क्या पता चल जाएगा भैया? एक तो डिबेंचर्स की होगी क्या? फेस वैल्यू। रिटर्न कितना देगी कंपनी वो भी बता देगी, कितने समय के बाद पैसा वापस करेगी वो भी बता देगी, ठीक है। अब एक डिफरेंस जो आपको समझना है किस किस के बीच में, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स के बीच में एक डिफरेंस आप समझो। जैसे कि हमने बॉन्ड्स में समझा था कि बॉन्ड्स का जो बैकअप है वो असेट्स और प्रॉपर्टीज़ के साथ है, लेकिन अब डिबेंचर्स के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा हुआ डिबेंचर्स आर नॉट बैक्ड बाय असेट्स ऑफ द कंपनी बट दे आर बैक्ड बाय द गुडविल और ट्रस्ट,
ठीक है। डिबेंचर्स के पीछे कोई भी असेट्स और प्रॉपर्टी का बैकअप नहीं है, बल्कि बैकअप किसका है? कंपनी की गुडविल का, कंपनी के ट्रस्ट का, ठीक है, कंपनी की ब्रांड वैल्यू का बैकअप है। तो बैकअप आपको समझ में आया, बॉन्ड्स में किस चीज़ का बैकअप था और डिबेंचर्स में किस चीज़ का बैकअप था, है ना। तो गुडविल का, ट्रस्ट का या फिर कंपनी की ब्रांड वैल्यू का बैकअप है किसके पीछे? डिबेंचर्स के पीछे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने किस किस के बारे में यहाँ पे समझा? हमने यहाँ पर समझा, ये देखो, ये लोन जब हमको लेना हो, जब हमको डेट लेना हो, तो एक तरीका हमने बॉन्ड्स का समझा और दूसरे में हमने बात करी किस पे? डिबेंचर्स में बात करी। बॉन्ड्स में मैंने बात करी कि भैया इसके पीछे बैकअप किसका है? भैया प्रॉपर्टीज़ का या फिर कंपनी के असेट्स का। डिबेंचर्स के पीछे बैकअप किसका है? गुडविल का और ट्रस्ट का। ये सारे के सारे तरीके क्या है जब कंपनी को पैसा रेज करना हो? इक्विटी शेयर से भी पैसा रेज किया जा सकता है, प्रीफरेंस शेयर से भी किया जा सकता है, बॉन्ड्स के थ्रू भी किया जा सकता है और डिबेंचर्स के थ्रू भी किया जा सकता है। अब देखते हैं क्या है हमारे पास नेक्स्ट। तो देखिए, ये डिबेंचर्स हमने समझ लिया। अब डिबेंचर्स आर ऑफ टू टाइप्स। हमारे पास जो डिबेंचर्स है वो दो तरीके के हैं। एक है आपके पास कन्वर्टेबल डिबेंचर्स और दूसरे डिबेंचर्स का नाम है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। इनके नाम याद कर लो यार एक बार। पहले पूछा जाए कि हमारे पास डिबेंचर्स कितने तरीके के हैं, तो हम बोलेंगे भैया एक तरफ क्या है? कन्वर्टेबल डिबेंचर्स और दूसरी तरफ कौन से डिबेंचर्स है? नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। आप समझते हैं कि कन्वर्टेबल डिबेंचर्स क्या होता है? तो लिख रहे हैं दीज डिबेंचर्स हैव एन ऑप्शन। कन्वर्टेबल डिबेंचर में देखो आपको क्या मिल रहा है? ऑप्शन मिल रहा है। किस चीज़ का ऑप्शन है वो हम देखते हैं। तो लिखा हुआ है कि दीज डिबेंचर्स हैव एन ऑप्शन। कौन से वाले डिबेंचर्स? कन्वर्टेबल डिबेंचर्स की बात हो रही है भाई। तो क्या लिखा हुआ? दीज डिबेंचर्स हैव एन ऑप्शन टू कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। ठीक है, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में आपको एक ऑप्शन मिलता है। किस चीज़ का ऑप्शन? कि आप इनको कन्वर्ट कर सकते हैं किस में? इक्विटी शेयर्स में आप इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। कब? फ्यूचर के टाइम पर। ठीक है, कन्वर्टेबल डिबेंचर मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। तो दीज डिबेंचर्स हैव एन ऑप्शन टू कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर इन फ्यूचर सो द एंड। ठीक है, इतना मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है पढ़ के कि कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में क्या है कि दीज डिबेंचर्स हैव एन ऑप्शन टू कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर इन फ्यूचर। इतना पढ़ने के बाद आपको नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि दीज डिबेंचर डू नॉट हैव द ऑप्शन टू कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। तो साथ साथ आपने यहाँ पे क्या समझ लिया? कन्वर्टेबल डिबेंचर्स भी समझ लिया आपने, यहाँ पे नॉन कन्वर्टेबल सब डिबेंचर्स भी समझ लिया, दोनों का डिफरेंस भी समझ लिया कि हमारे पास नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में ऑप्शन नहीं है। डू नॉट हैव द ऑप्शन। किस चीज़ का ऑप्शन नहीं है? कि आप उन्हें फ्यूचर में इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे क्या लिखा हुआ है ध्यान से इस चीज़ को समझो। आगे है सो द इंटरेस्ट रेट ऑफर्ड ऑन दैम इज रिलेटिवली लोअर कंपेयर टू द नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। अब एक तरफ मेरे पास क्या है? कन्वर्टेबल डिबेंचर, दूसरी तरफ मेरे पास क्या है? नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। ठीक है, अब इन दोनों का जो रिटर्न है, इन दोनों का जो रिटर्न कंपनी देती है वो क्या है? इंटरेस्ट है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि भैया कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा या फिर नॉन कन्वर्टेबल में मिलेगा? तो ध्यान से इस चीज़ को देखो क्या लिखा हुआ? सो द इंटरेस्ट रेट ऑफर्ड ऑन दैम इज रिलेटिवली लोअर एज कंपेयर टू नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। आपको क्या कर रही है कंपनी? यहाँ पर ऑप्शन दे रही है किस चीज़ का? कि भैया फ्यूचर में आप क्या कर सकते हो? अपने डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। तो कंपनी इस केस में क्या करेगी भैया? इंटरेस्ट क्या देगी? कम देगी जब आप कन्वर्टेबल डिबेंचर्स से कंपेयर करोगे। मतलब कोई आपसे पूछे कि भैया कन्वर्टेबल डिबेंचर्स और नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में से ज़्यादा इंटरेस्ट किस पे मिलता है? तो आप बोलोगे नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में। ठीक है, हैंस दे ऑफर रिलेटिवली बेटर रिटर्न्स। तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे डिबेंचर समझ में आया होगा। ये डिबेंचर्स के दो टाइप समझ में आए। कन्वर्टेबल डिबेंचर समझ में आया आपको यहाँ पे नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं बॉन्ड्स के प्रकार, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स हम देखते हैं। टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स को हम समझने की कोशिश करते हैं। पहला तो नाम से ही पता लग रहा है, फिक्स्ड इंटरेस्ट बॉन्ड्स, FIB, फिक्स्ड इंटरेस्ट बॉन्ड्स। नाम से ही पता चल रहा है कि भैया यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो क्या है? फिक्स्ड है। ठीक है, टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स में पहले ही पता चल रहा है नाम से कि इंटरेस्ट क्या है भैया? फिक्स्ड है। जैसे मैं सपोज करते मैं बोलता हूँ फेस वैल्यू कितनी है? 1000, इंटरेस्ट कितना है? 4% और वो भी फिक्स्ड है। ध्यान दो इधर आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि हमारे यहाँ पे टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स में आप समझना फिक्स्ड इंटरेस्ट बॉन्ड, इस नाम पे ध्यान दो, फिक्स्ड इंटरेस्ट बॉन्ड्स। आपके यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो क्या है भैया? फिक्स्ड है। सपोज करते हमने माना 4%, टाइम पीरियड हमने बोला 1 साल, फेस वैल्यू आपको समझ में आई, इंटरेस्ट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% जो कि फिक्स्ड है वो समझ में आया, टाइम पीरियड आपको 1 साल का समझ में आया।
अमाउंट देखो, ये जो आपके पास 1000 है तो फेस वैल्यू है, 4% ऑफ फेस वैल्यू कितना होगा 40, तो टोटल कितना बन रहा है आपके पास 1040। ठीक है, ये क्या था फिक्स्ड इंटरेस्ट बॉन्ड। तो कंपनी को कितना पे करना पड़ेगा 1040 रुपये। इन अ फिक्स्ड इंटरेस्ट बॉन्ड FIB इंटरेस्ट रेट इज फिक्स्ड बाय द कंपनी। ध्यान से इस चीज़ को समझना, इंटरेस्ट रेट के बारे में बात हो रही है। फिक्स्ड करा गया किसके द्वारा, कंपनी के द्वारा इंटरेस्ट रेट को क्या करा गया है, फिक्स्ड करा गया है। ठीक है, द फेस वैल्यू इज ऑल्सो फिक्स्ड, फेस वैल्यू भी फिक्स्ड है 1000 रुपये, फेस वैल्यू भी फिक्स्ड है भैया, इंटरेस्ट भी फिक्स्ड है। एंड इंटरेस्ट रेट इज कैलकुलेटेड ऑन द फेस वैल्यू। इंपॉर्टेंट, यहाँ पर गलती मत करना भैया, ध्यान से इस चीज़ को समझना। हमेशा इस चीज़ को समझो कि आपके पास इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट होगा किस पे, ऑन द फेस वैल्यू। ध्यान से इस चीज़ को समझो, इंटरेस्ट रेट इज कैलकुलेटेड ऑन द फेस वैल्यू। तो आपको ये समझ में आया, फिक्स्ड इंटरेस्ट बॉन्ड्स FIB, आपको फेस वैल्यू समझ में आई 1000 जो कि फिक्स्ड है, रेट ऑफ इंटरेस्ट समझ में आया 4% जो कि फिक्स्ड है, टाइम पीरियड भी फिक्स्ड है, अमाउंट आपको समझ में आ गई 1000 रुपये आपको समझ में आया। जो फेस वैल्यू है 4% हमने किसका निकाला, फेस वैल्यू का, कितना आया 40, टोटल कितना बना 1040। तो फिक्स्ड इंटरेस्ट बॉन्ड को आप जब समझोगे तो आप बोलोगे इंटरेस्ट रेट क्या है आपके पास, फिक्स्ड है। किसके द्वारा फिक्स्ड किया गया है, कंपनी के द्वारा फिक्स्ड किया गया है। फेस वैल्यू भी क्या है आपके पास, फिक्स्ड है। और इंटरेस्ट रेट आपके पास जो कैलकुलेट होगा, ध्यान से इस चीज़ को समझना, इंटरेस्ट रेट जो कैलकुलेट होगा किस पे होगा भैया, फेस वैल्यू पर। ठीक है, और फिक्स्ड इंटरेस्ट बॉन्ड का एक और नाम है, याद रखो, प्लेन वैनिला बॉन्ड, PVB। एक और नाम है भैया इसका, प्लेन वैनिला बॉन्ड। एग्जाम में अगर ये वर्ड आ जाए तो घबराने की बात नहीं है, आपको पता चल जाना चाहिए भैया किसका नाम है, फिक्स्ड इंटरेस्ट बॉन्ड का ही नाम क्या है, प्लेन वैनिला बॉन्ड, PVB। आगे बढ़ते हैं भैया, फिक्स्ड के बाद मैं बात करने जा रहा हूँ फ्लोटिंग रेट बॉन्ड, फ्लोटिंग। ठीक है, फिक्स्ड आपको समझ में आ रहा है, अगर आपको फिक्स समझ में आया तो आपको ये फ्लोटिंग भी समझ में आएगा। फ्लोटिंग में क्या है, देखो फेस वैल्यू आपके पास 1000 है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं। रेट ऑफ इंटरेस्ट को समझो, ध्यान देना है आपको यहाँ पर कि रेट ऑफ इंटरेस्ट सपोज करते हैं हमने कहा 2% प्लस फ्लोटिंग रेट है, इस चीज़ को आप समझते हैं। तो कंपनी क्या कहती है, कंपनी बोल रही है कि सपोज करते हैं फ्लोटिंग रेट बॉन्ड कंपनी ने इशू करे, और कंपनी ने कहा कि भैया हम 2% प्लस फ्लोटिंग रेट देंगे। अब ये फ्लोटिंग रेट क्या है, तो सपोज करते हैं कंपनी ने बोला हम फ्लोटिंग रेट को मानेंगे रेपो रेट, कि अभी हमारे पास जो रेपो रेट चल रहा है, सपोज करो चल रहा है 5.90, कितना चल रहा है 5.90। अगर आप 30 सितंबर 2022 से देखोगे तो अभी जो रेपो रेट चल रहा है वो क्या चल रहा है 5.90%। तो कंपनी क्या बोलती है कि भैया जो भी आपके पास फ्लोटिंग रेट चलेगा, हमने फ्लोटिंग रेट को क्या मान लिया, रेपो रेट मान लिया। तो कंपनी क्या बोलती है, भैया जो भी आपके पास रेपो रेट चलेगा उस टाइम पर हम उससे 2% ज़्यादा देंगे, कहने का मतलब ये। ठीक है, तो फ्लोटिंग रेट बॉन्ड आपको समझ में आया, कंपनी क्या बोली भैया जो भी रेपो रेट चलेगा, मतलब जो भी फ्लोटिंग रेट चलेगा, हमने इस एग्जांपल पर रेपो रेट माना है, और भी रेट डिसाइड किए जा सकते हैं। ठीक है, तो जो भी फ्लोटिंग रेट चलेगा कंपनी बोलती है भैया मैं उसमें से 2% ज़्यादा आपको पे करेंगे। तो फेस वैल्यू आपको समझ में आई 1000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 2% प्लस फ्लोटिंग रेट आपको समझ में आया, टाइम पीरियड आपको 1 साल समझ में आया। अच्छा, ये रेपो रेट क्या है, तो आप इस चीज़ को भी अभी समझ लो। वैसे आने वाले लेक्चर्स पर हम बहुत डिटेल से सारे रेट्स को समझेंगे जब हम मनी एंड बैंकिंग वाला चैप्टर उठाएंगे, स्टार्ट करेंगे मतलब। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है भैया, रेपो रेट इज द रेट एट विच RBI ऑफर्स लोन्स टू द कमर्शियल बैंक। अभी सिर्फ आप इतना समझ लो कि भैया रेपो रेट क्या है, वो रेट है जिस रेट पे RBI क्या कर रहा है, कमर्शियल बैंक को क्या कर रहा है, लोन दे रहा है। तो RBI डिसाइड रेपो रेट एंड चेंज इट फ्रॉम टाइम टू टाइम व्हेन एवर रिक्वायर्ड। ठीक है, तो रेपो रेट को डिसाइड कौन करता है, RBI के द्वारा रेपो रेट डिसाइड किया जाता है, और वो टाइम पर चेंज होता रहता है। अभी कोई आपसे पूछे तो अभी क्या चल रहा है, तो हम बोलेंगे भैया 5.90। अच्छा, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ, इन अ फ्लोटिंग रेट बॉन्ड इंटरेस्ट रेट हैज़ अ 2 पार्ट। ध्यान से इस चीज़ को सुनो, अभी आपने यहाँ पे देखा एक तो ये फिक्स्ड पार्ट है, दूसरा आपके पास फ्लोटिंग पार्ट है ना। एक आपके पास फिक्स्ड पार्ट है, दूसरा आपके पास वेरिएबल पार्ट है ना। तो फ्लोटिंग रेट बॉन्ड में 2 पार्ट है, एक फिक्स्ड और दूसरा कौन सा, वेरिएबल। तो कैसे है, इन अ फ्लोटिंग रेट बॉन्ड इंटरेस्ट रेट हैज़ अ 2 पार्ट। कितने पार्ट है भैया, देखो 2 पार्ट है। इंटरेस्ट रेट हैज़ अ 2 पार्ट, एक कौन सा पार्ट है, एक 1 पार्ट इज फिक्स्ड, एक पार्ट कौन सा है, फिक्स्ड है। जैसे कि सपोज करते 2% में फिक्स कर दिया, 3% में फिक्स कर दिया। दूसरा क्या है, अदर पार्ट इज वेरिएबल, दूसरा कौन सा है, वेरिएबल इन नेचर। जैसे कि रेपो रेट, भैया मैंने बताया ना रेपो रेट तो बढ़ता कम, कभी बढ़ता है कभी कम होता है। अभी जैसे क्या बताया मैंने, अभी 5.90 चल रहा है। जब भी आप इस लेक्चर को देखो तो एक बार चेक भी कर लेना साथ साथ कि उस टाइम रेपो रेट क्या चल रहा हो, या वो बढ़ा हुआ होगा या वो कम होगा। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या है कि बोला इन अ फ्लोटिंग रेट बॉन्ड इंटरेस्ट रेट हैज़ अ 2 पार्ट। कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट है। एक पार्ट उसका फिक्स्ड है, जैसे कि 2% 3% में फिक्स्ड है। दूसरा पार्ट एंड अदर पार्ट इज़ वेरिएबल। दूसरा पार्ट कैसा है? वेरिएबल है भैया, बढ़ता कम होता रहता है। जैसे कि हमने क्या माना? रेपो रेट माना, रिवर्स रेपो रेट माना, बैंक रेट माना, एटसेट्रा। ठीक है, हमारे वाले एग्जाम्पल पे हमने क्या माना था? रेपो रेट। बाकी कुछ भी हो सकता है, वो रेपो रेट भी हो सकता है, रिवर्स रेपो रेट भी हो सकता है, बैंक रेट भी हो सकता है। द फ्लोटिंग रेट बॉन्ड हैज़ गॉट हिज नेम ओनली बिकॉज ऑफ द फ्लोटिंग और वेरिएबल इंटरेस्ट रेट कंपोनेंट। इसका नाम क्यों पड़ा? इसके वजह से, क्योंकि यहाँ पे फ्लोटिंग रेट है। ठीक है, फ्लोटिंग रेट है। कंपनी ने जैसे क्या वादा किया था कि भैया जो भी फ्लोटिंग रेट होगा उससे हम 2% ज़्यादा देंगे। तो ये कौन डिसाइड करे? कंपनी कर रही है कि भैया 2% हम ज़्यादा देंगे या 3 देंगे या 4 देंगे या कुछ भी। और जो रेपो रेट है ये कौन डिसाइड करता है? भैया RBI। ठीक है, तो फ्लोटिंग रेट बॉन्ड का जो नाम पड़ा किसके वजह से पड़ा? इस फ्लोटिंग रेट की वजह से पड़ा। इसके 2 कंपोनेंट मेरे हिसाब से आपको समझ में है। एक कंपोनेंट फिक्स्ड है, दूसरा कौन सा है? वेरिएबल है। द फ्लोटिंग रेट बॉन्ड हैज़ गॉट इज नेम ओनली बिकॉज ऑफ द फ्लोटिंग और वेरिएबल इंटरेस्ट रेट कंपोनेंट। ठीक है जी, तो मेरे हिसाब से आपको टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स में क्या क्या समझ में आया? आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट बॉन्ड समझ में आया, आपको फ्लोटिंग रेट बॉन्ड समझ में आया। आगे देखते हैं जीरो कूपन बॉन्ड। इंपॉर्टेंट, देखो मैंने यहाँ पे इसको इंपॉर्टेंट मार्क किया हुआ है, इंपॉर्टेंट मार्क करा है। यूपीएससी का बहुत फेवरेट है भाई ये, यहाँ पे ध्यान देना। यूपीएससी का बहुत ज़्यादा फेवरेट है, यूपीएससी कई बार इससे क्वेश्चन पूछती है। जीरो कूपन बॉन्ड, यहाँ पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट, कूपन का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। और आप देखोगे यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 0 है। नाम से ही पता चल रहा है, जीरो कूपन बॉन्ड, ZCB। सपोज करते हैं हमने बोला ये भैया 2012, ये क्या है? 2013। ध्यान से इस चीज़ को सुनो। फेस वैल्यू कितनी? 1000। डिस्काउंटेड प्राइस मतलब कंपनी इसको क्या कर रही है? ऑलरेडी डिस्काउंटेड प्राइस पर इशू कर रही है। मतलब कि आपके पास बॉन्ड की फेस वैल्यू तो कितनी है? 1000 है, लेकिन कंपनी इशू कितने में कर रही? 900 में। और फिर बोल रही इसका टेन्योर कितना है? 1 ईयर है। और वापसी जब आप सपोज करो ये आपके पास कौन है? कंपनी है। ठीक है, कंपनी ने क्या करा? जीरो कूपन बॉन्ड इशू करे, जो कंपनी को मिल रहे कितने? 900 रुपये डिस्काउंटेड प्राइस कंपनी को मिल रहा है। जब वापस करने का टाइम आएगा तो कंपनी 1000 रुपये पे करेगी। ठीक है, तो जिसके पास भी जीरो कूपन बॉन्ड होगा, देखो उसको फ़ायदा कैसे होता है, उसको गेन होगा। वो बोलेगा भैया जो भी फेस वैल्यू थी कितनी? 1000, उसमें से डिस्काउंटेड प्राइस जितने में उसने खरीदा 900, उसको माइनस करेगा तो उसको 100 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 0 है, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी ही डिस्काउंटेड प्राइस पर इसको इशू करती है। ठीक है, पढ़ के देखते क्या लिखा हुआ? जीरो कूपन बॉन्ड डू नॉट ऑफर एनी इंटरेस्ट इनकम। लो भैया लो, ध्यान से इस चीज़ को समझना। डू नॉट ऑफर एनी इंटरेस्ट इनकम, ध्यान से इस चीज़ को देखो। जीरो कूपन बॉन्ड में कंपनी किसी भी तरीके का इंटरेस्ट ऑफर नहीं करती है। डू नॉट ऑफर एनी इंटरेस्ट इनकम। ठीक है, बट दे ऑफर द बॉन्ड्स एट अ डिस्काउंटेड प्राइस। कैसे करती है इशू? भैया डिस्काउंटेड प्राइस पर करेगी, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है। कितना है डिस्काउंटेड प्राइस? 900। एंड हेल्प्स इन द रियलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स और गेन्स। फिर आपको क्या मिलेगा? गेन मिलेगा या फिर प्रॉफिट मिलेगा। किस तरीके से आप निकालोगे? फेस वैल्यू में से अगर आप डिस्काउंटेड प्राइस को माइनस कर दो। हेल्प्स इन द रियलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट और गेन्स फॉर द इन्वेस्टर्स। ठीक है, इन्वेस्टर बोलेगा भैया मुझे कितना फ़ायदा होगा, तो कंपनी बोलेगी भैया आप हमको 900 रुपये दोगे, लेकिन वापसी के टाइम पर आपको कितने रुपये मिलेंगे? 1000 रुपये मिलेंगे। तो जो उसका डिफरेंस है 100 रुपये का, वो आपको क्या हो जाएगा? गेन हो जाएगा। अब एक और चीज़ यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ? इन दिस बॉन्ड द इन्वेस्टर हैज़ टू पे टैक्स। इस तरीके के बॉन्ड में क्योंकि इन्वेस्टर को क्या हो रहा है? भैया गेन हो रहा है, तो गेन होगा तो भैया वो क्या पे करेगा? टैक्स पे करेगा। उसको हम क्या नाम बोलेंगे? कैपिटल गेन टैक्स बोलेंगे। ठीक है, अच्छा, जीरो कूपन बॉन्ड का एक और नाम आप याद रखो, एग्जाम में एक और नाम से पूछा जा सकता है, उसका नाम है डिस्काउंट बॉन्ड्स। क्या है? जीरो कूपन बॉन्ड का एक और नाम क्या है? डिस्काउंट बॉन्ड्स। ठीक है, जैसे अभी आपने यहाँ पर देखा था प्लेन वैनिला, ये किसका नाम था? फिक्स्ड इंटरेस्ट बॉन्ड का था। तो उसी तरीके से आप ये भी याद रखना कि जीरो कूपन बॉन्ड का एक और नाम क्या है भाई? डिस्काउंट बॉन्ड्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपके पास डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स, DDB। नाम से देखो भैया, नाम में आपने फोकस करो। डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स, नाम में फोकस करो। तो यहाँ पे फेस वैल्यू कितनी है? 1000। डिस्काउंटेड प्राइस कितना है? 400। यहाँ पे देखो
यहाँ पे तो सिर्फ डिस्काउंटेड प्राइस कितना था, 900 था, लेकिन यहाँ पे डिस्काउंटेड प्राइस कितना है, 400। मतलब आपको सिर्फ इतना ही देख के चीज पता लग गया कि आपको भैया 600 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा। अगर आपके पास डीप डिस्काउंट बॉन्ड है ना किसी कंपनी के, तो आपको कितने रुपए का फ़ायदा हो जाएगा, आपके चेहरे पे आ जाएगी खुशी। किस बात की खुशी? क्योंकि आपको 600 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा। कैसे पता चला? फेस वैल्यू को आपने डिस्काउंटेड प्राइस से कंपेयर करा, ठीक है। लेकिन रुक जाओ, अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे टेन्योर कितना है भैया, 5 साल है। आपको 600 का फ़ायदा तो होगा, ये तो बात समझ में आई, लेकिन 5 साल बाद होगा। टेन्योर क्या करा कंपनी ने? बढ़ा दिया। कंपनी ने क्या करा? टेन्योर क्या कर दिया कंपनी ने? बढ़ा दिया। जनरली कितना होता है? 5 साल या उससे ज़्यादा, ठीक है। इसको उसने नाम क्या बोला? डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स का नाम दिया गया है। फेस वैल्यू समझ में आई 1000, डिस्काउंटेड प्राइस समझ में आया 400, और टेन्योर समझ में आया कि जनरली 5 साल से क्या होता है? ज़्यादा होता है। गेन कैलकुलेट करना है तो आप इसको इस तरीके से समझो कि 1000 रुपये तो कंपनी पे करेगी और 400 रुपये जो कंपनी को मिले, इस 400 रुपये का नाम क्या था? डिस्काउंटेड प्राइस। जो कंपनी जो पे करेगी ये क्या था? फेस वैल्यू, ठीक है। तो गेन हो रहा है किसको? जिसके पास डीप डिस्काउंट बॉन्ड होंगे उसको कितने रुपये का गेन हुआ? 600 रुपये का। तो क्या लिखा हुआ? व्हेन अ जीरो कूपन बॉन्ड, जीरो कूपन बॉन्ड मतलब यही वाला बॉन्ड, इसमें आपने अभी बात करी थी। तो यहाँ पे ध्यान देना क्या लिखा हुआ? व्हेन अ जीरो कूपन बॉन्ड इज सोल्ड एट अ ह्यूज डिस्काउंट। इसका मतलब आपको 1000 रुपये का बॉन्ड कितने का पड़ रहा है? 400 रुपये का पड़ रहा है। एंड द टाइम पीरियड ऑफ द बॉन्ड इज एटलीस्ट, कम से कम कितनी भैया? 5 साल। तो इस तरीके के बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब आपको थोड़ा बहुत तो मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। एक बार आप इसे फिर डिटेल में देखोगे तो चीज़ें आएंगी समझ में। तो आज से जो हमने स्टार्ट करा है वो हमने करा है यूपीएससी का इकोनॉमिक्स जीएस थर्ड में। हमने जो आज जो बात करी, हमने कैपिटल मार्केट को समझा, हमने थोड़ा बहुत फाइनेंशियल मार्केट के बारे में बात करी, हमने आपके साथ बात करी बॉन्ड्स में, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में, ठीक है। हमने फाइनेंशियल मार्केट में आपके साथ बात करी, मनी मार्केट में बात करी, कैपिटल मार्केट में बात करी, पार्टनरशिप ओनरशिप को समझा, डेट को समझा, बॉन्ड को समझा, इक्विटी शेयर्स को समझा, प्रेफरेंस शेयर्स को समझा, डिबेंचर्स को समझा, ठीक है। ये समझ रहे हो कि हमने ये वाली बात करी कि कंपनी हमारे यहाँ पे 2 तरीके से क्या कर सकती है? कैश रेज कर सकती है। 2 तरीके से कंपनी क्या कर सकती है? कैश रेज कर सकती है। एक तरीका क्या है? लोन का है। दूसरा तरीका क्या है? पार्टनरशिप को ओनरशिप का है। फिर हमने बात करी इक्विटी शेयर्स में, ठीक है। हमने डिविडेंड्स के बारे में बात करी, अनकंडीशनल वोटिंग राइट के बारे में बात करी, इक्विटी शेयर रियल ओनर होते हैं ये बात करी थी, और ऑर्डिनरी शेयर्स इक्विटी शेयर्स को बोलते हैं बात करी, प्रेफरेंस शेयर्स को बात करी, डिविडेंड्स और कंडीशनल वोटिंग राइट पे हमने बात करी, ठीक है। उसके बाद हमने बात करी कि प्रेफरेंस शेयर्स को क्या मिलती है भैया? प्रायोरिटी मिलती है ओवर इक्विटी शेयर्स किस किस में? डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन में और लिक्विडेशन के टाइम पर। और उसके बाद हमने क्या क्या बात करी? बॉन्ड्स के बारे में हमने बात करी है, और बैक्ड होते हैं बॉन्ड्स असेट्स और प्रॉपर्टी से हमने बात कर ली। डिबेंचर्स में हमने समझ लिया फेस वैल्यू को, टाइम पीरियड को, गुडविल और ट्रस्ट में बात करी। फिर कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होते हैं ये हमने देखा, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होते हैं ये हमने देखा। इंटरेस्ट ज़्यादा रिलेटिवली किस में मिलता है? नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में, इसमें हमने बात करी। टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स में हमने समझा कि भैया फिक्स्ड इंटरेस्ट बॉन्ड और हमारे यहाँ पे फ्लोटिंग रेट बॉन्ड हमने समझ लिया। उसके बाद हमने जीरो कूपन बॉन्ड हमने समझा बस, और डीप डिस्काउंट बॉन्ड में हमने बात करी, ठीक है। थैंक यू। अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।